Good morning to all. Welcome to the FY BSc lectures of chemistry. आज हम केमिस्ट्री के FY BSc के जो स्टूडेंट्स हैं, आप पहली बार केमिस्ट्री तो पढ़ चुके होंगे और मैं आज आपको जनरल केमिस्ट्री में आपको सेकेंड चैप्टर इनऑर्गेनिक के जो भाग है वो पढ़ाऊंगी। और मेरा नाम है श्रुति और मैं आपकी इनऑर्गेनिक की टीचर हूँ एंड आई विल टीच यू अ सेकेंड यूनिट अबाउट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, आपको एमबी पटेल अप्लाई साइंस कॉलेज की तरफ से वेलकम करती हूँ और आपको सिलेबस ऑफ यूनिट 2 के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। पहला लेक्चर आपका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के ऊपर होगा और मैं हमेशा लेक्चर्स इन हिंदी या फिर इन इंग्लिश लेती हूँ, आपको समझ आ जाए। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सएप या फिर कोई मैसेज भेज दीजिएगा, मैं तुरंत आपको उसका आंसर्स या फिर कमेंट दे दीजिएगा ताकि मैं समझ जाऊँगी कि आपको कोई तकलीफ़ है तो मैं सॉल्व करके दूँगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोज़ टू दी सिलेबस ऑफ यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे और उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो पहली चीज़ है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आप 11th-12th में भी पढ़ चुके होंगे, मगर उस सब का एक छोटा सा कंप्रेस्ड फॉर्म में आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा रिवीजन जैसा। पीरियोडिक टेबल में पहले हम देखेंगे द ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। आप के अलग अलग एलिमेंट्स के टाइप्स देखेंगे, उसके ऊपर से शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके अंदर के फैक्टर्स, द मैग्नेटिक ऑफ द ZEF दैट इज़ इफेक्टिव शील्डिंग एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल के वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। स्लेटर्स रूल ऑफ कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर बाद में आता है आयोनाइजेशन एनर्जी, किस तरीके से रिएक्शंस होते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग उस कौन कौन से फैक्टर्स उसके ऊपर इफेक्ट करता है, आयोनाइजेशन वैल्यूज़ में क्या क्या चेंजेस होता है, कौन से एलिमेंट ग्रुप का कौन सा वैल्यू होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कैसे होते हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वैल्यू ऑफ सेकेंड पीरियड में किस तरीके से आयोनिक एनर्जी चेंज होता है, थर्ड पीरियड में कैसे चेंज होता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और डिफरेंस बिटवीन द आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए मेटल। मेटल के अंदर आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली कभी कभार क्या होता है कि कई लोग इसमें से गुजराती में से इंग्लिश में आते हैं तो देयर इज़ अ टफ फॉर देम, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये समझने के लिए टर्मिनोलॉजी। मैं आसान भाषा में जितना हो सके मैं समझाऊंगी और उसमें से आप थोड़ा प्रैक्टिस भी शुरू कर दीजिएगा कि इंग्लिश मीडियम में आ गए हो तो यहाँ से आपको हर चीज़ इंग्लिश में ही मिलेंगी। तो यू शुड हैव ए प्रैक्टिस ऑन इंग्लिश और इंग्लिश के नाम पर या उसके मीनिंग्स पर ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाला, तो इलेक्ट्रॉन लविंग। तो उसके रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर क्या होता है कि हैलोजन के अंदर कैसे तरीके से काम करता है, आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर कैसे करते हैं, उसके फैक्टर्स, उसके मैग्नीट्यूड, उसके वेरिएशंस, सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। और लास्ट नॉट द लीस्ट ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है, ऑब्वियसली हैलोजन एलिमेंट्स के ऊपर। तो हैलोजन एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैलकुलेशन कैसे होता है, अलग अलग फैक्टर्स कौन सा यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम क्या है, किस तरीके से ग्रुप के हिसाब से वो अलग अलग हो रहे हैं, किस तरीके से पीरियड के हिसाब से अलग अलग हो रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ, या और उसके न्यूमरिकल्स के बारे में, उसके सम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इन सब के सम्स होते हैं सेपरेट सम्स, वी विल गो एवरी सम वन बाय वन और सब के सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें से एक भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और यही बात हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग दिस स्टफ, हम ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। अब पीरियोडिक टेबल का क्या काम है, तो सबसे ज़्यादातर हमें ज़मीन में से या हमारी नेचर में से जो कुछ भी मिलता है उन सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में ये पीरियोडिक टेबल बताता है। कुछ चीज़ें जो मैन मेड होता है, जो केमिकली प्रिपेयर किया जाता है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली मिलता है, कुछ मेटल्स होते हैं तो कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं तो कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। तो हर एक एलिमेंट को किस तरीके से उस टेबल में सेट किया है,
टेबल को देखोगे तो एक महल जैसा दिखेगा, 18 ग्रुप होंगे, 7 पीरियड होगा, तो ये एक छोटा सा एक कैसल जैसा दिखेगा। तो ये किस तरीके से इसे अरेंज किया गया है, क्यों इसे ढूंढा गया था, और ये सारे फैक्टर्स किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और ये फैक्टर्स का काम क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी, अगर पीरियोडिक टेबल ना होगा तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी तो हमारी केमिस्ट्री भी नहीं होगी। दिस इज़ अ बेस वर्क ऑफ द केमिस्ट्री। अगर मैं कहूँ कि केमिस्ट्री का नींव है तो हाँ, पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का नींव है। अगर पीरियोडिक टेबल नहीं होता तो ना केमिकल्स रिएक्शंस होते, ना मेटल्स ढूंढते, ना हम सोना पहनते, ना चांदी पहनते, ना ब्रॉन्ज के बारे में पता लगाते, ना हमारे पास सिक्के होते। हम सिर्फ एक चीज़ पत्थर समझ के लेके घूमते। उन सब के बारे में अलग अलग तरीके से, किस तरीके से साइंटिस्ट ने ढूंढा, क्यों ढूंढा, और किन किन्नों ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटी सी स्टोरी भी हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो हम ग्रेजुअली धीरे धीरे इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, आज से आपका लेक्चर शुरू हो रहा है। आपका लेक्चर की लेंथ भी बड़ी होगी क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। आपका लेक्चर्स लेट होने की वजह से हम थोड़ा लंबा लेक्चर्स लेंगे, और हफ्ते में 1 बार या 2 बार केमिस्ट्री का लेक्चर्स आएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास 1 हफ्ता का टाइम मिलेगा। तो रिवीजन करते रहिएगा, और एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो इसे लेट इट गो करके नहीं जाना चाहिए। तो पहली चीज़ हमने देखा कि मैं कौन सा चैप्टर लूँगी, उसके बारे में डिटेल देख लिया। अब केमिस्ट्री मतलब क्या है, केमिस्ट्री का मतलब क्या है। केमिस्ट्री अगर आपसे पूछे, आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो आपने किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, आप क्या जवाब दोगे। तो सिंपल सा एक यहाँ पे क्लासिफिकेशन विद डेफिनेशन है, जो आपकी बेसिक नॉलेज अगर कोई पूछे तो पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो केमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसका मतलब है केमिस्ट्री एक ब्रांच है जहाँ पर आपको कुछ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, कॉम्पोजिशन के ऊपर डील करना होता है, कुछ अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स या फिर स्ट्रक्चर के ऊपर डील करना पड़ता है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उन सब के बारे में डिटेल स्टडी को कहते हैं केमिस्ट्री। ऐसे कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल साइंस को हम कह रहे हैं केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ आप देख के नहीं बता सकते। यू शुड हैव टू एक्सपेरिमेंट इट। आपको उसका जांच पड़ताछ करने के बाद ही आप फाइनलाइज कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच विच डील्स विद द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब इसके अंदर ब्रांच, केमिस्ट्री तो मेन ब्रांच है, इसके 4 हिस्से हैं, 4 से ज़्यादा है, मेन 4 हिस्से हैं जो आप हर जगह पे सुनते हो। पहले आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा आता है फिजिकल केमिस्ट्री, और चौथा आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब ये इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, इन सब का काम क्या है और कहाँ पर इस केमिस्ट्री को मैं कैसे सेपरेट करके बोल सकती हूँ, हाँ ये मेरा इनऑर्गेनिक है, ये मेरा ऑर्गेनिक है, किस तरीके से मैं बता सकती हूँ। तो उसके डेफिनेशंस पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, इट इज़ अ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स अदर दैन कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। अब यहाँ पे बात की है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कि जो आपको ज़मीन में से मिले या फिर मैनमेड में से जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो, उन सब के बारे में जो पढ़ाई करते हो उसके कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। अब बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पीरियोडिक टेबल आता है, उसमें कार्बन है, फिर भी यहाँ पे क्यों बताया गया है कि कार्बन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स की स्टडी को मैं कहूँगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको कार्बन, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ने को आएगा, मगर हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ने का आएगा। मतलब कार्बन से और हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन बनकर जो एलिमेंट्स की हम मैनमेड केमिकल्स बनाते हैं ना, उन सब के बारे में डिटेल नहीं होगा। यहाँ पर आपको फोकस कहाँ पर होगा, नेचुरली मिलने वाले एलिमेंट्स के ऊपर, जैसे कि गोल्ड हुआ, प्लैटिनियम हुआ, ब्रोंज हुआ,
सोडियम हुआ, पोटेशियम, कैल्शियम जो आपके शरीर में भी है, आपके नेचर में भी मिलते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के ऊपर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होगा। कार्बन भले आपको अर्थ में से मिला है, जब कार्बन हाइड्रोकार्बन बन जाता है तब वो आपको नेचुरली नहीं मिलता, ज़्यादातर वो मैन मेड होता है। तो दैट्स वाई इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये अलग है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, उन सारे एलिमेंट्स के बारे में आप पढ़ोगे जो कार्बन के अलावा हो और उसके अलावा वाला कंपाउंड्स हो। इसमें हाइड्रोकार्बन की बात करें, नॉट अबाउट द कार्बन। क्लियर? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच कंसर्न्ड विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो इस ब्रांच के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप बनाते हो या फिर सब्सटेंस जो आपने नेचुरली मिलते भी होंगे कुछ, और कुछ आप होममेड भी मतलब लैब मेड हो सकता है, लेबोरेटरीज में बनाते हैं। तो उन सारे जो चीज़ें जो एक इंसान बनाता है उस कार्बन के प्रोडक्ट को, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ज़्यादातर कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स जो सब कुछ जो लेबोरेटरी में मेड करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादातर रिसर्च के बारे में बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन मेड केमिकल्स के बारे में बात करते हैं। अब बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या है कि वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल को एक्सप्लेनेशन करता हो, वो फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाएगा। अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्चुअली आप कोई रिएक्शन करते हो तो उसके अंदर इतना अप्रोप्रिएट प्रेशर जाएगा तब जाके इसके अंदर इतना डिफरेंस आएगा, इतना टेम्परेचर दोगे तब जाके इसका डिफरेंस आएगा। मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या मूवमेंट हो रहा है, इन सब के बारे में जो आप डिटेल स्टडी करते हो कि अगर मैं मॉलिक्यूल के अंदर इतना फॉर एग्जाम्पल 50% एनर्जी दूंगी तो वो मॉलिक्यूल मुझे कितना परसेंट एनर्जी देगा। ये सारी जो बेसिक चीज़ें होती है जो एनर्जी के बारे में पढ़ाते हो, या फिर आप उसके प्रेशर में कितना देते हो, उस मॉलिक्यूल में प्रेशर डालने पे क्या फ़र्क पड़ता है, उन सब के बारे में जो डिटेल स्टडी होता है दैट इज़ अ फिजिकल केमिस्ट्री। आप अगर सॉल्वेंट ले रहे हो, सोल्यूट ले रहे हो, तो सॉल्वेंट के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है, सोल्यूट के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर मॉलिक्यूल्स के अंदर से आप पता लगा रहे हो कि मेरा रिएक्शन हो गया, अब इसके अंदर मेरा ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट के अंदर किस तरीके से वो मैं बदल सकती हूँ, इन सब के बारे में ये फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, दोनों में ज़रूरत है। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एक छोटा सा सेपरेशन है। अब ऐसा नहीं कह सकते कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दे आर लिंक्ड विथ ईच अदर, बट देयर इज अ स्लाइट सेपरेशन बिटवीन दैट। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है कि वो ज़्यादातर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच कंसर्न्ड विद द क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंस। अब ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंस का मतलब होता है कि आप अगर रिएक्शन करते हो तो मुझे इतना ग्राम प्रोडक्ट मिलेगा, ये कैसे अनुमान लगा सकते हो, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर से अनुमान लगा सकते हो कि हाँ मेरा इतना ग्राम प्रोडक्ट मिला है, अब मैं इसे और इसको इसके अंदर कितना इम्प्योरिटीज़ है, ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री ढूंढता है। तो इसके अंदर अगर इम्प्योरिटीज़ है, इससे मैं प्यूरिफाई करूँगी तो कितना ग्राम मुझे मिलेगा, अगर मैं इसे किसी मशीन में डालूँगी तो वो कितना परसेंटेज मुझे काम करेगा, ये सब के बारे में कौन पढ़ाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के जो 4 मेन भाग है तो उसका मतलब समझाया, और किस तरीके से दोनों अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब बात आती है अवर मेन इंट्रोडक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब हम मेन टॉपिक पे जाएंगे, पीरियोडिक टेबल पर। आप सब जानते हैं कि पीरियोडिक लॉ और पीरियोडिक टेबल किसने ढूंढा है, तो वन ऑफ द ग्रेट मेंडलीव ने ढूंढा था पीरियोडिक लॉ और पीरियोडिक टेबल। जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल ढूंढा था तो उन्होंने सोचा कि पीरियोडिक टेबल मैं बना रहा हूँ तो मैं किस बेसिस पर बनाऊँ। हम ज़्यादातर किसी को अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में लगते हैं,
उसके कलर्स पे जाते या फिर उसके वेट पर जाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि मैं एटॉमिक वेट पर जाता हूँ। तो इन्होंने क्या कहा, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के ऊपर से हर एक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज में पता लगा सकता हूँ इस पीरियोडिक लॉ से। तो पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पर से डिपेंडेंट है, एटॉमिक वेट। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ में जो टेबल बनाया वो किस बेसिस पर बनाया था, तो इट इज बेस्ड ऑन ए एटॉमिक वेट। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट रिपीटेड आफ्टर द डेफिनिट रेगुलर इंटरवल ऑफ और पीरियड। इस पॉइंट को मैं समझाने के लिए, आप लोग जानते हो कि हमारे गाने हैं जो म्यूज़िकल कंपोजिशन करते, तो उसमें क्या होता है, सा रे गा मा पा ध नी सा, फिर वापस से सा आता है। उसी तरीके से इसमें भी यही प्रॉब्लम हुआ था कि जो पीरियोडिक टेबल बना रहे वो एटॉमिक वेट पर था। तो पहले स्टार्टिंग से लेके 7 तक जाता था, फिर वापस से 7 के बाद पहले नंबर पे वापस आता था, क्योंकि उसका प्रॉपर्टीज सेम होता था। पहले नंबर वाला, पहले नंबर से लेके 7 नंबर तक का जो एटॉमिक वेट के हिसाब से मैंने एलिमेंट्स अरेंज कर दिया। फिर बाद में क्या हुआ, मैं 8वां नंबर जैसे आई तो वो सेम प्रॉपर्टी बता रहा है पहले नंबर की तरह, इसलिए मुझे वापस लाना पड़ा उसे पहले नंबर के नीचे। तो क्या हुआ, दिस एलिमेंट्स आर रिपीटरली, हर एक इंटरवल टाइम के बाद वो वापस अपनी जगह पर आ जाता था। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज, अगर मैं एलिमेंट को अरेंज कर रही हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए नंबर के हिसाब से मैं अरेंज कर रही हूँ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीटेड आफ्टर, हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट करता है आफ्टर डेफिनिट इंटरवल और पीरियड। कुछ समय बाद वो वापस से वही प्रॉपर्टी दिखाने लगता है। जैसे कि सा रे गा मा पा में सा रे गा मा पा ध नी सा, सा हो गया, फिर वापस से सा आ गया। तो यही रूटीन हो रहा था पीरियोडिक टेबल में। हाँ, ये मज़ेदार की चीज़ है कि हमारा म्यूज़िकल कंपोजिशन और पीरियोडिक टेबल का भी कनेक्शन है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द मेंडेलीव अरेंज्ड इन द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल विच इज़ नोन एज मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। हाँ, जो मेंडेलीव ने जो एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर के एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से बनाया गया था, उस टेबल को क्या नाम दिया था, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। इन दिस एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए ग्रुप, ग्रुप को मैं कॉलम के हिसाब से लगाऊंगी और पीरियड को ऐसे रो। अब ये कॉलम क्या है, पिलर शेप जो होगा, पिलर शेप जैसा कोई भी एलिमेंट्स को अरेंज किया है दैट इज अ ग्रुप और कॉलम, और मेरा रो शेप में जो भी एलिमेंट्स को अरेंज किया दैट शुड बी अ पीरियड और रो। ठीक है, अब ये था, ये जो पीरियोडिक टेबल मैं बता रही हूँ ये आजकल का पीरियोडिक टेबल है, आजकल का पीरियोडिक टेबल, दैट मीन्स इट इज़ प्रेजेंट 2019 का ये पीरियोडिक टेबल है। क्योंकि जो पहले ज़माने में जब छोटे आप 8th 9th स्टैंडर्ड में जो पीरियोडिक टेबल देखा था, तो और डेफिनेटली आपको नीचे के जो सारे एलिमेंट्स है ये पूरे बताए नहीं गए होंगे। यहाँ पे UUT UUP वैसे यहाँ पे पूरा रो लिखा होगा। आजकल ऐसा नहीं है, ये सारे भी नाम दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ कहा ये आजकल का पीरियोडिक टेबल है, नॉट अबाउट दी 2015 का, ये 2019 या फिर मैं रीसेंट कह सकती हूँ 2020 का पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद कर लेना पीरियोडिक टेबल, क्योंकि अगर इनऑर्गेनिक ऐसे मेन केमिस्ट्री आप लेना चाहते हो तो आपको पीरियोडिक टेबल तो पता होना चाहिए। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेना भी नहीं है तभी भी पता होना चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक पीरियोडिक टेबल पता हो तो भाई केमिस्ट्री आपने कुछ पढ़ा है, नहीं तो बेकार है सब कुछ, क्योंकि पीरियोडिक टेबल सबसे इम्पॉर्टेंट है इन एवरी केमिस्ट्री फील्ड। अब बात आती है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के। अब मैं जो पीरियोडिक टेबल दिखा रही हूँ दिस इज़ द मेंडेलीव पीरियोडिक। ये जो टेबल बनाया गया है वो मेंडेलीव पीरियोडिक के हिसाब से बनाया गया है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां आ गया, 9वां वापस से HE के नीचे NE, इस तरीके से बनाया गया। तो ये रिपीटेडली एक जैसा है काम करने लगा। अब इसमें मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट भी उसी तरीके से रखा गया है एज पर द एटॉमिक वेट। देखो नीचे एटॉमिक वेट दिया है 4, 4 के बाद 6 9 10 12 14 16 और 19।
ये हो गया। वापस से 20 आया तो कि उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले नंबर वाली प्रॉपर्टी पहले वाली एलिमेंट से मैच कर रही थी, इसलिए उसके नीचे रखा, फिर उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर रखा, फिर उसकी प्रॉपर्टी वापस मैच करने लगी तो फिर उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से अरेंज किया गया है। चलो अब बात करते हैं हम डिफेक्ट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक। अब पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने इतना अच्छे से बनाया है तो कमियां कहाँ पर है वो देखते हैं। तो ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आगे काम क्यों नहीं आया, उसके अंदर क्या क्या कमियां आती है उसके बारे में देखते हैं। डिफेक्ट लिमिटेशंस देखते हैं। तो पहली चीज़ है एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि हाइड्रोजन की जगह हमने वहाँ सेट की जहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी थी, मगर वो दूसरी जगह पर भी सेट कर सकते हैं। मतलब एक हाइड्रोजन को मैं दो पीरियोडिक टेबल के दो हिस्सों दो पोजीशंस में अरेंज कर सकती थी, इसलिए एक से ज़्यादा पोजीशन में एक एलिमेंट को कैसे दे सकती थी, इसकी वजह से यहाँ पर डिफेक्ट आ गया उसका। मेंडलीव हैज़ प्लेस्ड द हाइड्रोजन इन ग्रुप 1A along with the alkaline metal, but at the same time hydrogen also resembles halogens, thus the position of the hydrogen is matter of a dispute। इसका मतलब हुआ कि मेंडलीव ने हाइड्रोजन ग्रुप 1A मतलब एल्कलीन मेटल के ऊपर रख दिया, मगर हाइड्रोजन की अगर मैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा जाए तो वो हेलोजन ग्रुप के साथ मैच करती है। मतलब 17 ग्रुप के साथ 17 वाला ग्रुप के साथ मैच करेगी, पहले वाले ग्रुप के साथ मैच नहीं करती। तो हर बार एक सवाल हमेशा उठता था कि हाइड्रोजन का पोजीशन हमें फर्स्ट ए पे ही देना चाहिए था या हेलोजन के ऊपर देना चाहिए। इसलिए हाइड्रोजन को कभी भी हम फर्स्ट के ऊपर रखते नहीं हैं, हम बीच में रखते हैं। आप जब भी आप पीरियोडिक टेबल देखते हो तो कई टेबल्स में हाइड्रोजन को बीच में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा एक डिस्प्यूट रहा है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया है कि मैं अल्कलीन मेटल में रखूँ या हेलोजन मेटल में रखूँ, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज उसमें है। तो दैट्स वाई हमेशा हाइड्रोजन की पोजीशन के ऊपर एक सवाल उठाया गया था। सेकेंड डिफेक्ट क्या है? सिमिलर पेयर ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द डिफरेंट ग्रुप वाइल दिस सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। मतलब एक ही जैसे काम करने वाली एलिमेंट अलग अलग ग्रुपों में मैंने रखा, मगर एक जैसे ना काम करने वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप में रखा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब ये क्या है डिटेल में बताती हूँ। जैसे कि मेनी पेयर्स ऑफ एलिमेंट विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज विच ईच अदर हैव प्लेस्ड इन द डिफरेंट ग्रुप। फॉर एग्जांपल कॉपर, मर्कुरी, सिल्वर, टेंटेलियम, बेरियम, लेड, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जो एक जैसा काम करते हैं, मगर उसके ग्रुप नंबर देखो, एक को 1B में रखा तो दूसरे को 3B में रखा, एक को 1B में रखा तो दूसरे को 3A में रखा, एक में 2A को रखा तो इसमें एक को 4A में रखा। मतलब एक जैसे काम होने के बावजूद भी अलग अलग ग्रुप में रखा। बल्कि मेंडलीव का पहला ही काम था कि प्रॉपर्टी के हिसाब से उसे अरेंज करना था, मगर ये अलग अलग हो रहा था, जिसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। मतलब जैसा प्रिंसिपल दिया है उससे अलग होने लगा। अब दूसरी बात है मेनी एलिमेंट्स विच हैव ए डिसिमिलर प्रॉपर्टीज हैव बीन प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। कुछ एलिमेंट्स है जिसके पास प्रॉपर्टीज अलग होने के बावजूद भी एक ही ग्रुप में रखा गया है, जैसे कि कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल्स क्या होता है कि जो पहले के समय, कॉइनेज नाम कहाँ से आया कि पहले ज़माने में जो सिक्के हम यूज़ करते थे, आजकल के जो मेटल कॉइन्स है 1 रुपया 2 रुपये, उस तरीके से पहले ज़माने में हम तांबे के यूज़ करते थे, चांदी के यूज़ करते थे, या फिर पीतल के या फिर गोल्ड के सिक्के यूज़ करते थे। और कौन सा मेटल आप यूज़ करते उस हिसाब से उसका हम मोल भाव करते थे। तो उसी तरीके से वो कॉइन के हिस्से में आने की वजह से, कॉइन के उस ज़माने में कॉइन की तरह काम करने की वजह से उन सारे मेटल को मैंने नाम दिया है कॉइनेज मेटल। तो उन सब में देखा जाए तो कौन कौन सा है? द फर्स्ट बी ग्रुप में जो कॉपर है, आपका सिल्वर है, और Au दैट इज़ गोल्ड। अब Ag और Au में फ़र्क क्या है बताओ? एक सिल्वर एक गोल्ड है, ये फ़र्क बताओगे, मगर उसका असली नाम क्या है? Ag का असली नाम क्या है? सिल्वर नहीं। पीरियोडिक टेबल में देखा जाए Ag का नाम दिया है अर्जेंटीन, और
नाम क्या दोगे? गोल्ड। गोल्ड तो जी से शुरू होता है और नाम सिंबल दिया है AU से, पर एक्चुअली इट इज़ नेम जैसे ओरन। ओरन के नाम से जाना जाता है AU को। और तो हमने जो लोक भाषा में कहे तो गोल्ड कहते हैं। हैज़ बीन प्लेस्ड इन द एल्कलीन ग्रुप। अब ये जो कॉइनेज मेटल है ये सारे के सारे कहाँ पर प्लेस किया गया है? कॉइनेज ग्रुप, कॉइनेज मेटल को एल्कलीन मेटल के अंदर। और सिमिलरली द Mn ग्रुप हैज़ बीन प्लेस्ड इन द हैलोजन ग्रुप। अब जो Mn दैट इज मैंगनीज जो है हैलोजन के अंदर डाला गया है, जो हैलोजन के मेटल के साथ कोई मैच ही नहीं करता। और रही बात एल्कलीन मेटल की, कॉपर, सिल्वर या फिर गोल्ड, वो भी कभी मैच नहीं करता है एल्कलीन मेटल के साथ। एंड दैट्स वाई इस सब में एक बहुत सारी फ़र्क पड़ने लगा, क्योंकि जो मेन पॉइंट पर उन्होंने टेबल बनाया वो मेन पॉइंट को उन्होंने बरकरार नहीं रख पाए, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग हो रहा था। क्या कह सकते हैं, सिंक्रोनाइज नहीं कर पाई ठीक से। तो थर्ड वन इज पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अब ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो एलिमेंट थे जो बाद में ढूंढे गए थे पीरियोडिक टेबल के लिए, उसके लिए जगह ही नहीं थी। अब रखे कहाँ पर, इसलिए उसके बीच में ना रखने की जगह होने की वजह से उसे नीचे रख दिया पीरियोडिक टेबल में। दैट इज़ द वन ऑफ द मेन इशू। सबसे ज़्यादा बड़ा इशू यही हुआ था कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, आप पीरियोडिक टेबल में देखो, जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकालती हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है 57 to 71, 89 to 103। यहाँ पे ये दोनों क्या है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है। और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में बीच में सेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता, इसलिए उसे कहा गया है। और ऊपर से उन दोनों जो एलिमेंट्स की सीरीज है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज ही अलग, बहुत अलग होती है। और दैट्स वाई दे आर अरेंज ऐसे बिलो द पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है, इसलिए ये सबसे एक और इशू क्रिएट हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिवर्सिबल ऑर्डर इन द पोजिशन ऑफ 4 pair of elements। रिवर्सिबल ऑर्डर इन पोजिशन ऑफ 4 pair of element। अब यहाँ पर रिवर्सिबल ऑर्डर का मतलब क्या है कि वो वापस से, मतलब 4 पैर एलिमेंट, अगर मैं एक 4 पैर का एलिमेंट बनाती हूँ और उसका पोजीशन वापस से वही आता है जो होना नहीं चाहिए था। अब इसे मैं इलेबोरेट करके बताती हूँ। द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन 4 pair of element in which element which lower atomic weight has been placed after the element with higher atomic weight। मतलब जो लोअर एटॉमिक वेट जो होता है, मतलब सबसे कम वैल्यू एटॉमिक वेट में जो सबसे कम वैल्यू होता है वो हायर से बाद में आना चाहिए, मगर यहाँ पर उल्टा हो रहा था, पहले कम वेट वाला आ रहा था फिर बाद में ज़्यादा वेट आ रहा था, और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और नहीं तो ऐसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। हमने पूरा टेबल बनाया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और बीच में जो 4 एलिमेंट निकले वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकले, और जो बहुत बड़ी डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल का। तो दिस पेयर आर आर्गन क्रिप्टॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन था, कोबाल्ट और निकल था, टेलेरियम, इरिडियम और थोरियम और प्रोटेक्टियम। अब ये जो सारे जो 4 एलिमेंट्स है, एंड दैट्स हियर हैज अरेंज्ड इन दी डिफरेंट वे। Q in which the element's lower atomic weight has been placed after the higher atomic weight। यहाँ पर क्या होता है कि ये 4 जो पैर है, 4 पैर की बात करती हूँ जो पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं हो रहे, क्योंकि इन्होंने लोअर एटॉमिक वेट के बाद हायर एटॉमिक वेट रखा, बल्कि हायर एटॉमिक वेट के बाद लोअर एटॉमिक वेट रखना चाहिए था, जो विच इज़ ए डिफ़ॉल्ट केस। अब यहाँ नेक्स्ट चीज है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट विच इट इज नॉट पॉसिबल टू एकोमोडेट द लार्जर नंबर ऑफ आइसोटोप्स इन द पीरियोडिक टेबल। अगर मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर रही हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मैं कभी भी उसके आइसोटोप्स को अरेंज नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर आइसोटोप्स की बात करें तो आप लोगों ने पहले सुना होगा ड्यूटेरियम हुआ, ट्रिटेनियम हुआ, हाइड्रोजन के दो तीन
दो आइसोटोप्स निकलते, मैं अरेंज कहाँ करूँगी? पीरियोडिक टेबल तो मेन एलिमेंट पे रखा गया है और उसे अरेंज करने के लिए और ऊपर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। और ड्यूटेरियम में क्या होता है, एटॉमिक वेट एक का बढ़ जाए, ट्रिटेनियम में एक और बढ़ जाता है, और विच इज़ प्रॉब्लमेटिक। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, आइसोटोप रखने की जगह नहीं है। अब ये भी एक प्रॉब्लम हो गई आइसोटोप्स की। और लास्ट जो डिफेक्ट है, दैट इज ए ग्रुप डज नॉट रिप्रेजेंट वैलेंसी। ये कभी भी वैलेंसी रिप्रेजेंट नहीं करती। एक्सेप्टिंग द ऑस्मिनियम एलिमेंट प्लेस्ड इन द ग्रुप 8 डू नॉट शो द वैलेंस ऑफ 8। अगर मैं कोई ग्रुप को लेती हूँ, अगर मैं हेलोजन ग्रुप ले रही हूँ तो वो 17 नंबर का ग्रुप है, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स 7 की वैलेंसी में दिखाता है, ठीक है। तो मगर उसी तरीके से 18 नंबर का मैं अगर ग्रुप लेती हूँ तो उसमें सब के सब 8 की वैलेंसी दिखानी चाहिए। ऑस्मिनियम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट दिखाते हैं। तो जो ये सबसे बड़ा एक कह सकते हैं डिफेक्ट है। ऑल्सो द एलिमेंट्स लाइंग इन द मिडल ऑफ द लॉन्ग पीरियड एंड शो 2 और मोर वैलेंसीज और क्रोमियम और मैग्नीशियम। कभी कभार क्या होता है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं कई जगहों पर, जैसे कि ट्रांजिशन मेटल्स है। ट्रांजिशन मेटल किन को कहूँगी? कॉपर, जो कलर वाले एलिमेंट्स है, जो कलर देते हैं, वो सारे जो एलिमेंट्स हैं उसे मैं ट्रांजिशन एलिमेंट कहूँगी। डी ब्लॉक एलिमेंट, वो डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है कि हर एक का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से आजकल के जो पीरियोडिक टेबल में उसे अरेंज किया है, मगर मेंडेलीव में वैसा अरेंजमेंट ही नहीं हुआ है। तो मैं किस तरीके से मैं उसमें अलग अलग वैलेंसी है, एक से ज़्यादा वैलेंसी हो रहा है, तो मैं किस तरीके से बता सकती हूँ? वो भी एक प्रॉब्लम हुआ ना आयोनिक एनर्जी के। तो इन शॉर्ट, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल ज़्यादा देर तक टिका नहीं। मतलब एक बेस वर्क मिला है, मेंडेलीव की वजह से पीरियोडिक टेबल बनाया जा सकता है, ये सोच आ गई। पर मेंडेलीव का ये वाला जो टेबल है ये परफेक्ट नहीं था, फिर बाद में उन्होंने नया वाला ढूंढा था। तो मेंडेलीव की डिफेक्ट कौन कौन से हैं, एक और बार रिपीट करते हैं। एक पहला था पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन, एल्केलिन हाइड्रोजन दोनों में फिट हो रहा था, दोनों का नहीं, मैंने बीच में रख दिया, क्योंकि दोनों का जगह पे अगर रखूंगी तो फिर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दूसरी बात कि सेम एलिमेंट, जो एक ही सेम ग्रुप के एलिमेंट होने के बावजूद भी उनके प्रॉपर्टीज सेम नहीं थे, और जो अलग ग्रुप के होने के बावजूद भी उनके प्रॉपर्टीज सेम थे। ये एक प्रॉब्लम हुआ। लैंथेनाइड एक्टिनाइड को तो हम भूल ही गए पीरियोडिक टेबल में। तो बाद में आया कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट्स हैं तो उन्हें अरेंज करने की जगह ही नहीं थी, तो उन्हें नीचे रख दिया, वो भी एक प्रॉब्लम हुई। दूसरी बात, रिवर्सेबल ऑर्डर हो रहा था 4 पैर, जैसे कि छोटे से बड़े में जाना चाहिए था, बल्कि बड़े से छोटे में जा रहा था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। मतलब अरेंजमेंट अगर मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर रखा तो आखिरी तक इंक्रीजिंग ऑर्डर ही रखना चाहिए ना, तो बीच में वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा था, अपने हिसाब से जा रहा था, वो भी एक प्रॉब्लम हुई। दूसरी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को तो भूल ही गए, आइसोटोप्स तो है ही, कहाँ पे रखूँ मैं, कहाँ पे जगह ही नहीं था, वो भी एक प्रॉब्लम था। एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होने की वजह से मैं आइसोटोप रखने की जगह ही नहीं रख सकती थी। और आइसोटोप हमेशा सबसे ज़्यादा नंबर्स के होते हैं, और सबसे ज़्यादा नंबर्स के होने की वजह से आइसोटोप्स को अलग से बताया जा सकता था, मैं पीरियोडिक टेबल में घुसा नहीं सकती थी, और वो एक प्रॉब्लम हुई। और ग्रुप डज नॉट रिप्रेजेंट दी वैलेंसी। अगर मैं पुराने मेंडेलीव्स की टेबल की बात करती हूँ तो ये जो 1, 2, 3 ये एक्चुअली ग्रुप की वैलेंसी को दर्शाना चाहिए था, जो यहाँ पर कर नहीं रहा। और देखा जाए तो लैंथेनाइड सीरीज को कहाँ कहाँ अरेंज किया है, यहाँ पे बीच में रखा है और यहाँ से एक लाइन लगा दिया, और एक्टिनाइड सीरीज को नीचे रख दिया, और नोन ऑफ कुछ तो अलग ही तरीके से रख दिया है, और ना आगे आने वाला भी आगे आने वाले एलिमेंट्स की जगह भी नहीं रखी। तो ये सबसे एक डिफेक्ट केस था, और जिसकी वजह से पुराना जो टेबल लो था, जो एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रहा था, वो टिका नहीं, मगर उस एटॉमिक नंबर वाला मेंडेलीव का जो टेबल था वो टिक गया। अब उसके ऊपर हम जाएंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही, पहला लेक्चर है इसलिए लंबा खींचा नहीं है मैंने, मगर अभी तक जो पढ़ाई वो आपकी बेसिक है। पीरियोडिक टेबल किसने बनाया, किसकी वजह से, क्या उसकी प्रॉपर्टी, किस बेसिस पर पहले बार पीरियोडिक टेबल ढूंढा गया था, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब ये बात थी आपकी पीरियोडिक टेबल की, तो एक छोटी सी कहानी भी सुन लो।
कभी पहले क्या होता था कि पीरियोडिक टेबल ढूंढा नहीं था, तो पीरियोडिक टेबल ढूंढने का दिमाग में मेंडलीव को कब आया, वो भी एक सवाल है ना। तो क्या होता था कि पहले एल्केमिस्ट नाम के इंसान हुआ करते थे। एल्केमिस्ट वो लोग हैं जो लोग नई नई चीज़ें ढूंढते थे। पहले ऐसा नहीं था ये केमिस्ट है, ये फिजिक्स है, ये बायोलॉजिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं था। जो नई नई चीज़ें ढूंढता हो उसे एल्केमिस्ट कहा जाए। तो एल्केमिस्ट नाम के कुछ लोगों ने या फिर एक इंसान ने लेड नाम के एलिमेंट ढूंढा। कहाँ पर से पता है आपको? वो पहले क्या करते थे कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कोशिश करते थे, कुछ नहीं होता था। फिर उन्होंने सोचा कि यूरिन, हमारे जो यूरिन होता है उसका कलर येलो है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर गोल्ड होगा। तो ये सोचकर उन्होंने उसके ऊपर डिस्टिलेशन किया, क्या क्या नहीं किया, सारे रिएक्शन सब कुछ करके देखा, पर गोल्ड नहीं मिला मगर लेड मिल गया। तो उन्होंने सोचा हमारे शरीर के यूरिन के अंदर से लेड मिल सकता, तो हमारे शरीर के कितने सारे एलिमेंट्स हैं, इस नेचर में कितने सारे एलिमेंट्स हैं। और उस हिसाब से उन्होंने फिर बाद में जो एल्केमिस्ट है वो एक एक एलिमेंट को ढूंढने लगे। फिर बाद में जब मेंडलीव आया, उन्होंने देखा कि सारे एलिमेंट्स के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन था। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं पीरियोडिक टेबल नाम के सारे एलिमेंट्स को एक साथ अगर मैं एक ही टेबल के अंदर डाल दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने सारे एलिमेंट्स हैं और किस तरीके से अगर मुझे नई चीज़ें ढूंढनी है तो इसमें से मैं ढूंढ सकता हूँ, इसमें से नई नई चीज़ें बना भी सकता हूँ। इस तरीके से मेंडलीव ने ये चीज़ें ढूंढी थी। ठीक है, दिस वॉज द इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कुछ कहानियाँ और भी है, हम लेक्चर करते करते 2-3 कहानियाँ सुन लेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। हैव ए हैप्पी लर्निंग और प्लीज़ बी कनेक्टेड। हम जैसे ही लेक्चर अपलोड कर रहे हो उसे अच्छे से पूरी तरीके से पढ़ो और हो सके तो मेरे जो प्रेजेंटेशंस है, मतलब ये जो पीपीटीज है, इस पर से आप नोट्स बनाने लगो खुद से, ताकि मैं जब भी क्वेश्चन अपलोड करूँ या क्वेश्चंस के बारे में तो आपको आंसर ढूंढने में मुश्किल ही ना हो। और कई लोगों के पास अभी मटेरियल भी नहीं होगा तो मटेरियल्स का भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, क्योंकि मैं मटेरियल में जैसा लिखा है वैसा ही मैं इसमें लिख रही हूँ। बस अगर उसमें कुछ करेक्शंस करना हो तो मैं इसमें करेक्शन करके भी दे रही हूँ। तो एज द लेक्चर इज गोइंग, कीपिंग योर नोट्स प्रॉपरली। ओके, जैसे जैसे नोट्स बनाते जाओगे आपकी रिविजन भी होती जाएगी और आपका क्या कह सकते हैं कि अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।